नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ आज ठीक नहीं आ रही होगी, 1-2 दिनों तक प्रॉब्लम रहेगी और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर में ही तीनों प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या कौन सी है? प्रश्न संख्या 7 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। दोस्तों जो भी मटेरियल दिया जा रहा है आप लोगों को डे बाय डे आप लोग लिखते रहिए। जो भी चीज़ें हैं अगर इकट्ठा होती रहेंगी तो आप फिर लिखेंगे नहीं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना मटेरियल भी दिया जा रहा है, जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, जो भी मटेरियल दिया जा रहा है उसको प्रॉपर टाइम पर करते चलिए। ठीक है, चलिए। और हिंदी का मटेरियल दोस्तों 1-2 दिनों के बाद में आप लोगों को लेटर राइटिंग और हिंदी का पूरा मटेरियल अब धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारत में मृदा अपरदन के कारणों तथा रोकथाम के उपाय बताइए। तो देखिए बीओ का एग्ज़ाम है और बीओ के एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से ज़्यादा अप्लाइड पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ें हैं स्ट्रेट थ्रू आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन जो 125 शब्द में जो प्रश्न को लिखना है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें कि जैसे जो उत्तर है, उत्तर लिखने से पहले आपको कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस जो होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अगर कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं कि जो अच्छे शब्द होते हैं तो उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। तो प्रश्न को देखते हैं। भारत में मृदा अपरदन जो सॉइल इरोजन होता है तो उसके कारणों और रोकथाम के उपायों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि मृदा अपरदन होता क्या है। तो देखिए मृदा की ऊपरी परत, जैसे मान लीजिए यह मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी परत या तो जल से या तो वायु से या किसी अन्य कारणों से जो सबसे ज़्यादा जो अपरदन होता है वो जल से होता है और वायु से होता है, 2 चीज़ों से होता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखिए। अब जो मृदा की ऊपरी परत होती है तो इसका अपरदन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। कारक अलग अलग हो सकते हैं, पानी हो सकता है या वायु हो सकती है, लेकिन इसके कारणों की जहाँ बात होगी तो वो अलग चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए जो समस्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पर ही सारी चीज़ें होती हैं, मृदा पर ही जो भूपर्पटी की ऊपर की परत जो होती है उसी पर सारी व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं। तो जो व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा मिट्टी का बेकार हो जाना। ठीक है, अपरदन जो मुख्यतः होता है वो किससे होता है? वायु से, जल से, इन्हीं मुख्यतः इन्हीं से अपरदन होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, अब इसके कारणों को देख लेते हैं। तो देखिए मुख्य प्रश्न जो है आपसे यही पूछा गया है कि मृदा अपरदन के कारण कौन से हैं और रोकने के उपाय बताइए। तो सबसे पहला जो कारण है वो वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा वृक्षों की कटाई होती है। किस चीज़ के लिए? कि आपको नई फैक्ट्री लगानी है या जो जंगल को काट कर साफ़ करके वहाँ नए आवास बनाए जाते हैं, नए मकान बनाए जाते हैं, नई फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वनोन्मूलन की बात करते हैं, वनों का जो सबसे ज़्यादा काटना होता है वो पश्चिमी घाट में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो वनोन्मूलन है, ठीक है, ये हुआ है, जिसके कारण मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यह एक ज़मीन है, अब ज़मीन पर पेड़ उगे हुए हैं बहुत सारे, ढेर सारे। ठीक है, अब ये अगर ढेर सारे पेड़ अगर काट दिए जाएंगे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल दिखने लगेगी। और अगर यहाँ पर जल, अगर बहुत तेज़ी से वर्षा होती है तो यहाँ से जल के साथ में मिट्टी अब बह कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से जो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो वनोन्मूलन माना जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ हैं कि जैसे हमारे यहाँ फसल चक्र को नहीं अपनाया जाता, जो समोच्च कृषि पद्धतियाँ हैं उनको नहीं अपनाया जाता। तो जो हमारे यहाँ जो किसानों की जो पद्धतियाँ हैं, कृषि की पद्धतियाँ हैं, वो दोषपूर्ण हैं, जिनके कारण मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। फसल चक्रण को ना अपनाना, उर्वरकों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये भी चीज़ें होती हैं। अगला कारण क्या माना जाता है? अगला कारण माना जाता है आपका झूम कृषि। तो झूमिंग कृषि क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने में जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, कि झूम कृषि वो होती है कि जैसे कुछ लोग, कुछ समुदाय, एक पर्टिकुलर समुदाय के जनजातियाँ मुख्यतः कह सकते हैं कि जो झूम कृषि है मुख्यतः जनजातियों के द्वारा की जाती है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले बसने के बाद फिर इन्होंने इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया, इसमें एक फसल उगाई, फिर इसके बाद फसल उगाने के बाद यहाँ की जो फसल होती है उससे चीज़ें लेने के बाद यहाँ से इसी को जला देते हैं। जलाने के बाद ये मूव कर जाते हैं दूसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर पुनः यही कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक भूमि रहती है वो खाली पड़ी रहती है। अब यहाँ पर जल अपरदन, जो जल गिरता है तो इससे मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अब यही जनजाति के लोग या जो लोग झूमिंग कृषि करते हैं, फिर झूम कृषि का सामान्य अर्थों में यही है कि एक स्थान पर कृषि कार्यों को संपन्न करके दूसरे स्थान वहाँ की चीज़ों को जलाकर अगले स्थान मूव कर जाना, यहाँ से तीसरे स्थान आप मूव कर जाना, यहाँ की चीज़ों को जला दिया फिर, तो इसको कहते हैं झूम कृषि। तो ये भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है मृदा अपरदन का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ क्या है कि जैसे देखिए हमारे यहाँ अति चराई होती है। जैसे हमारे यहाँ जो पशु पाले जाते हैं तो पशुओं को छोड़ दिया जाता है खेतों में चरने के लिए। जैसे मैदान है, मैदानों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो चराई होती है जानवरों के द्वारा, तो उसी के कारण जो एक मिट्टी होती है, जैसे मिट्टी अगर ऊपरी परत है, इस पर घास या कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं जिसके कारण मिट्टी जो है उस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। अगर यहाँ की जो घास है ये अगर पशुओं ने खा ली, चराई कर ली, तो यहाँ पर फिर एक मिट्टी दिखाई देने लगती है। तो अब मिट्टी यहाँ पर अगर वायु अपरदन होता है या जल गिरता है तो वो उसके कारण इन दोनों कारकों के द्वारा यहाँ मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य कारण मानते हैं भारत में मृदा अपरदन के, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि जैसे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, तो लास्ट पार्ट में आपको यही बताना है। तो सबसे पहला कारण जो काम किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं, तो वो इसी के लिए चलाए जाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, वृक्षारोपण मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय माना जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। लोगों को भी इसके लिए इनिशिएट करना चाहिए कि जैसे किसी भी व्यक्ति का बर्थडे होता है, तो बर्थडे अगर होता है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो अपने बर्थडे पर एक पेड़ भी लगाता है, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक पेड़ लगाता रहे, तो हमारे जो वायुमंडल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो अच्छा रहेगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ हो जाएगी सभी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? झूम कृषि जो होती है, झूम कृषि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये भी एक उपाय के रूप में माना जाता है। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है आपका अपरदन रोधी फसलों को बोना। अपरदन रोधी फसलों को मतलब कि जिससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, तो अपरदन रोधी फसलों को बोना, जिसमें जैसे घास है, अगर कहीं मृदा में अगर घास है तो वहाँ की मिट्टी फिर दूसरी जगह जल्दी नहीं जाती है जब तक वो घास रहती है। अगर घास बहुत ज़्यादा बड़ी है या दालें जो होती हैं, तो उनकी वजह से जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। और क्या है कि जैसे मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए और मृदा अपरदन रोकने के लिए फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। फसल चक्रण का मतलब कि पहले एक फसल आपने उगाई, फिर दूसरी उगाइए, फिर तीसरी उगाइए, फिर पहली उगाइए, फिर दूसरी उगाइए। इस तरीके से
क्रॉप रोटेशन जिसको बोला जाता है, फसल चक्रण को किसानों को अपनाना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन रुकता है। और क्या है कि जैसे जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कि जैसे मृदा अपरदन रोकने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक उर्वरकों जैसे गोबर की जो खाद बनती है उनका प्रयोग करना चाहिए। और जैसे एक खाली खेत होता है, अब खाली खेत हुआ, फसल कटने के बाद उसी में कुछ उसका पार्ट्स पड़े होने चाहिए, जिससे वहाँ की मिट्टी बहकर दूसरी जगह ना जाए। तो जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके इन चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं, जो मृदा अपरदन है उसको रोक सकते हैं। इसके साथ में क्या है कि जैसे तीव्र ढालों पर चबूतरों नुमा श्रृंखला का निर्माण करना, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक अच्छा कार्य होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ढाल है, तो आप एक चबूतरा नुमा इस तरीके से जल संग्रहण प्रणाली भी बना सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, वहाँ कृषि कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, जो मिट्टी है जो कटकर आएगी वो बहकर दूसरी जगह नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं इस प्रश्न से संबंधित। जो प्रश्न था, भारत में मृदा अपरदन के कारणों और रोकथाम के उपायों को बताइए। अब देखिए, एक प्रश्न में अगर आपके पास 8 से 10 पॉइंट 12 पॉइंट होते हैं, अब आप सोच कर देखिए, यही प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में आ जाता तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले यही सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मुझे ऐड करने हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इतने ही पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, तो वहां एग्ज़ाम हॉल में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो याद की हुई गायब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो प्रैक्टिस है उसको आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है। देखेंगे आप भी, जो टॉपर लोग होते हैं वो भी 60% से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर कहें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 60% से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी टाइप की जो आंसर राइटिंग है, जैसे 50 शब्दों में 25 शब्दों में, तो इसमें ज़्यादा देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट चीज़ों को लिख सकते हैं, टू द पॉइंट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जीएस फर्स्ट पेपर का ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की विशेषताएँ क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है कब मंजूरी मिली इसको। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2011 को इसको मंजूरी दी थी, इस नीति को मंजूरी दी थी। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि अगले 10 सालों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र जो है, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% तक करना। अन्य लक्ष्य क्या था इसका, अन्य कार्य क्या था, अन्य विशेषता क्या थी कि जैसे देश में 7 औद्योगिक शहरों को स्थापित करना, ठीक है। 10 करोड़, ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ अगले 10 सालों में 10 करोड़ नए रोजगारों का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना। जो विनिर्माण गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना। हमारे देश में विनिर्माण क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय अधोसंरचना का विकास करना, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और अपने देश में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ऐसे नियम बनाना जिससे निवेश अनुकूल नियम बनाएं, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, 85 शब्दों में आपको लिखना है, इतने में आप इजीली चीज़ों को लिख सकते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 9 है और 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 25 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? तो अब 25 शब्दों में आप कितना लिखेंगे? मुश्किल से 3 से 4 लाइन, 4.5 लाइन, इस तरीके इतने में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, भारतीय नियोजन का जनक जो है एम विश्वेश्वरैया को भारतीय नियोजन का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इस पुस्तक में क्या था, इस पुस्तक में ये चीज़ थी कि अगले 10 वर्षों में भारत में होने वाले विकास का खाका जारी किया गया था।
इसीलिए सर्वप्रथम ये चीज़ें 1934 में जो एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने जो भारतीय नियोजन है उससे संबंधित चीज़ें बताई थी, प्लानिंग से संबंधित चीज़ें बताई थी, और अगले 10 वर्षों में भारत में होने वाले विकास का खाका खींचा था। और उन्होंने इस बुक में क्या कहा है कि जैसे कृषि कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एक्सेस में जो लोग लगे हैं, तो इनके लोगों को स्थानांतरित करके उद्योग यानी इंडस्ट्री सेक्टर में, उद्योगों में इनको प्रतिस्थापित करना, ये उद्योग हैं। ठीक है, तो ये उद्योगों में, ठीक है, ये वाला ये उद्योग हैं, तो उद्योगों में इसको परिवर्तित करना। ठीक है, किसी भी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यहाँ से जो श्रमिक लोग हैं इनका मूवमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में लगाना, और जो भारत है, भारत की राष्ट्रीय आय को दुगना किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है भारतीय नियोजन कही जाती है। इसके जनक जो कहे जाते हैं वो एम विश्वेश्वरैया कहे जाते हैं। तो इसको भी आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, टू द पॉइंट ही आप लिख सकते हैं, 25 शब्दों में कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से लिखते रहिए दोस्तों। ठीक है, और अभी शाम तक आप लोगों को और भी लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।